बीजेपी के लिहाज से आने वाला एक महीना सिर्फ एक महीना या 30 दिन नहीं, बहुत कुछ तय करने वाला एक निर्णायक समय माना जा रहा है। बड़े फैसलों की शुरुआत हो चुकी है। उपराष्ट्रपति पद से जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की विदाई हुई है, वह बड़े फैसलों का श्री गणेश माना जा रहा है। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलती हुई बीजेपी और बड़े फैसले लेने वाली बीजेपी के कार्यप्रणाली पर। 2 दिन पहले सभी ने देखा, संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ साहब से इस्तीफा लिया। कहा यह गया कि उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्यगत कारणों से दिया, लेकिन असल कहानी, सच्ची कहानी यह नहीं है जो उनके इस्तीफे के जो मजमून में जो लोगों ने देखा या जो लोगों ने पढ़ा। अभी उनके कार्यकाल में समय बचा था। जगदीप धनखड़ बीजेपी के कोई निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं रहे। वे शुरू से लोकदल और समाजवादी विचारधारा के नेता थे। 1991 में वे केंद्र में मंत्री भी थे, जबकि बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। उससे कुछ समय पहले ही वो बीजेपी में आए थे। 19 में जब उनको पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाकर भेजा, तब उसकी मंशा यह थी कि बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी वाला स्टेट कोई है तो बंगाल है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को अपनी जीत की संभावनाएं हमेशा से बहुत प्रबल लगी है। जगदीप धनखड़ ने वहां पे परफॉर्म भी किया। भाजपा की जो सोच थी उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सीधे आर पार की लड़ाई लड़ी। कई बार केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि वहां पे संवैधानिक संकट सरी की स्थितियां पैदा हो रही थी। बीजेपी उनके परफॉर्मेंस से काफी खुश थी, लिहाजा उन्हें 2022 में सारी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए पार्टी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और वे बीजेपी के टिकट पर उपराष्ट्रपति भी बन गए। शायद बीजेपी की ये सोच थी कि जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और जाटों को लेकर बीजेपी को ये एक बीजेपी और जाट समाज की दूरी शुरू से बीजेपी को अखरती है। सत्यपाल मलिक भी बीजेपी का एक गलत फैसला था। सत्यपाल मलिक बीजेपी की विचारधारा से भी नहीं जुड़े थे, इसके बावजूद उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य का राज्यपाल बनाया था। बहुत बड़ा स्टेट दिया था उन्हें। लेकिन जिस तरीके से मलिक ने राज्यपाल पद से विदाई के समय या उसके बाद जो उनका बर्ताव रहा है, जो उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़े हैं, उसके बाद बीजेपी बहुत सतर्क हो गई थी। लेकिन सत्यपाल मलिक के मामले में ठोकर खाने के बावजूद उन्होंने जगदीप धनखड़ पर भरोसा किया, सिर्फ जाट समुदाय को अपनी तरफ लाने के लिए। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उनके उपराष्ट्रपति पद पर होने का कोई खास फायदा नहीं मिला। राजस्थान में भाजपा की सीटें कम हुई। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि जाट बहुल इलाका है और हरियाणा जो कि वहाँ भी जहाँ पर जाटों की काफ़ी तादाद है, दोनों जगहों पर बीजेपी को निराशा हाथ लगी। कहने का मतलब यह है कि यदि बीजेपी यह सोचकर उनको उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक लाई थी कि जाट समुदाय के वोट उसके पास आ जाएंगे, तो ये उसकी गलतफहमी साबित हुई है। फिर उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ जिस तरीके से जुडिशरी और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बातें कर रहे थे, उससे पार्टी कहीं ना कहीं आहत थी। एक समारोह में उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल जवाब किए, उससे सभी लोग हैरत में थे। शिवराज सिंह चौहान वो खुद एक विनम्र नेता है, तो उन्होंने उस समय उस बातचीत को संभाल लिया, वरना इस मुद्दे पे काफ़ी बवाल हो सकता था। तो लोग राज्यसभा के संचालन में भी उनका रवैया कई बार पार्टी को अखरा, लेकिन हर बार उसको टॉलरेट करते गए, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उसकी अपनी मर्यादा है, उस पर ज़्यादा टोका टोकी पार्टी को ठीक नहीं लगी। लेकिन हो सकता है परसों पानी सिर से ऊपर हो चुका हो और कोई रास्ता नहीं सूझा हो पार्टी को। अब क्या, अब आगे क्या, जगदीप धनखड़ का विकल्प क्या है? तो इतना तय मानिए कि अब अगला जो भी फैसला होगा वह आरएसएस की सहमति से होगा। इस बार जो भी उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा वो खांटी आरएसएस का होगा, जिसकी जो भाजपा की रीति नीति का जानकार होगा और कोई भी ऐसा काम न करे
जिससे कि पार्टी को आगे शर्मिंदगी झेलनी पड़े। कोई जल्दी नहीं है, अगले 1-2 महीने में पार्टी इस बारे में फैसला ले लेगी। वैसे भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, 3-4 दिन वो यूके में बिताएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। उनके आने के बाद काफ़ी कुछ फैसले होने। एक बड़ा फैसला जो लंबे समय से रुका हुआ है वो है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वो गाड़ी भी कब से फंसी हुई है, कई दौर की बैठकें हो चुकी, कई चर्चाएं हो चुकी है, सारे नामों पर मीडिया से लेकर आम जनमानस में सारे नामों के गुण और दोष के आधार पर चर्चा हो चुकी, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि जो अगला 1 महीना है वो इस दिशा में भी निर्णायक साबित होगा और एक बड़ा फैसला जो रुका हुआ है उस पर भी अंतिम मोहर लग जाएगी। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाए तो मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल की अटकल है। कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, कुछ नए मंत्रियों की एंट्री होगी। वो किस आधार पर होगी? कांग्रेस के भी कुछ 1-2 चौंकाने वाले नाम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, पर ये सब कुछ होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना आसान काम नहीं है। एक बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित शाह से कहा था कि आप अभी तक अपना फैसला नहीं ले पा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके। अमित शाह का जवाब बड़ा सटीक था। उनका कहना था कि यह एक परिवार या कुछ राज्यों की पार्टी नहीं है, बीजेपी एक बड़ा दल है और करोड़ों लोग इसके मेंबर हैं, इसलिए वहां पर अध्यक्ष का फैसला लेना आसान काम नहीं है। लेकिन वो टाइम आ चुका है, बहुत जल्दी उस पर फैसला ले लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद संगठन की टीम भी नहीं बनेगी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा उसके बाद टीम भी नहीं बनेगी, और वो टीम ऐसी बनेगी जो 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुछ संगठनात्मक दिक्कतें, कुछ सरकार चलाने की दिक्कतें। संगठन की नई टीम के अस्तित्व में आने के बाद फिर बारी आएगी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव की। अब वो बदलाव किस स्तर का होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में चूंकि चुनाव है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या पार्टी को जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उन्हीं को साथ में रख के चलना है, बहुत सारी चीज़ें जो तय करना है। और बिहार में पार्टी को अपनी संभावनाएं भी तलाशना है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना का दूसरा गुट पार्टी के निकट आ रहा है, वो भी एक जिस पर भी फैसले की घड़ी आ रही है। यूपी में लंबे समय से योगी आदित्यनाथ और जो दूसरे धड़ा है उनके बीच रस्साकशी चल रही है, वहाँ भी कुछ फैसला होना है। राजस्थान को संगठन की दृष्टि से मजबूत करना है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पार्टी डरी हुई थी और अभी भी वहाँ पर काफ़ी कुछ गुंजाइश दिख रही है। तो ये पूरा एक बदलाव की प्रक्रिया है जो कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर सामने आ सकती है। ये बीजेपी के लिए फैसलों का वक्त है। ये ऐसे फैसले जो पार्टी की अगले 5-10 साल की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। बीजेपी की भविष्य में क्या रणनीति होती है, क्या वो एक्शन लेती है और उसका क्या परिणाम होना है, इन सब बातों को जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह हमारे साथ देते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।